मुझे अफसोस है और ये मैं कह रहा हूँ कि हमें अपनी अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए और इसलिए अनेक विदेशी लेखकों ने, फॉरेन राइटर्स ने ये दावा किया कि साहब हमारे पास जो आया वो सब उनके यहाँ से इंपोर्ट हुआ था। बहुत सी बातें इसमें से बेबुनियाद हैं। सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ सब कुछ आयातित है। कि मुख्य अतिथि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ICHR के चेयरमैन प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, चेयरमैन नेशनल बुक ट्रस्ट प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर जी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर श्री विजय विदुड़ी जी, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट श्री युवराज मलिक जी, डॉक्टर अमित वांचू जी, डायरेक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब, सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, कई विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपतियों को मैं देख रहा हूं, सभी सम्माननीय कुलपति, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, साहित्य की सभी दिग्गज हस्तियां, पुस्तक प्रेमियों, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, सबसे पहले मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी तथा शिक्षा मंत्रालय की पूरी टीम और नेशनल बुक ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से राष्ट्र के शारदा पीठ में पिछले वर्ष से साहित्य के इस महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया है। प्राचीन काल से ही इस शारदा पीठ ने साहित्य की दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आदि शंकराचार्य, कल्हण, सोमदेव, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, क्षेमराज, बिल्हड़ और उनके पश्चात योगिनी ललेश्वरी, शेख उल आलम, हब्बा खातून जैसे अनेक पहुँचे हुए संतों, साधकों और लेखकों के ज्ञान से इस मिट्टी का अस्तित्व भरा पड़ा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर सिर्फ वादियों और पहाड़ों की वजह से सुंदर नहीं है, बल्कि बुद्ध पुरुषों और नारी शक्ति की साधना एवं समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की वजह से इसे धरती की जन्नत कहा जाता है। 6वीं शताब्दी की रचना है नीलमत पुराण। प्राचीन कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, रीति रिवाज और इस ऊर्जा क्षेत्र के महत्व पर बहुत गहरा प्रभाव या प्रकाश डालती है। नीलमत पुराण की 2 पंक्तियां मैं उद्धृत करूंगा, कोट करूंगा। दृष्ट्वा विशोका कश्मीरा केशवेनो विरताम प्रतिष्ठाम केशवेन विष्णुलोके महीयते, अर्थात केशव के द्वारा सजाई गई और केशव के द्वारा प्रतिष्ठित की गई विशोका एवं कश्मीर को देखकर विष्णु लोक में भी गौरव की अनुभूति होती थी। परिहासपुर महाकवि कल्हड़ की जन्मभूमि है, जिसे 11वीं शताब्दी में काशी की तरह ही साहित्य और संस्कृति का केंद्र माना जाता रहा है। कल्हड़ और उनके समकालीन स्कॉलर्स महाभारत, वाल्मीकि रामायण के अलावा वेद, योग वशिष्ठ, भरत के नाट्यशास्त्र, वराह मिहिर के बृहद संहिता, कालिदास के रघुवंश में एक दूत, चाणक्य के अर्थशास्त्र, पतंजलि के महाभाष्य और आयुर्वेद का अध्ययन यहाँ करते थे। यहाँ से विद्वान निरंतर काशी, कन्नौज, अवंती, उज्जैन, प्रयागराज, कांची, सौराष्ट्र, तंजावुर, द्वारका, उड़ीसा, मथुरा और देश के विभिन्न हिस्सों में निरंतर जाते थे और शारदा देवी की यात्रा को ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा प्रार्थना से जोड़कर सदैव से यहाँ देखा जाता है। और इसीलिए कहा गया, आलोक्यम शारदा देवी यत्र सम प्राप्यते क्षणात् तरंगिणी मधुमती वाणी च कवि सेविता
अर्थात देवी शारदा की तीर्थ यात्रा के समय यात्री पूजित तरंगिणी मधुमती एवं सरस्वती दोनों के समीप पहुंच जाता है। 14वीं शताब्दी में योगिनी लल्लेश्वरी और शेख उल आलम साहब ने जम्मू कश्मीर में साहित्य जगत को गहरे रूप से प्रभावित किया और हिंदू मुसलमान के बीच के भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाई। और तब शेख उल आलम साहब ने लिखा, खुदाई छू कोई नाव छिस लछा जिकरी रोज अख कछा मुँह, अर्थात खुदा एक है परंतु उसके लाखों नाम हैं और हर जगह उसका ही प्रकाश प्रतिभासित होता है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की संस्कृति साहित्य जगत से जुड़े अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इंगित करते हैं कि इस जन्नत की ऊर्जा ने लोगों को सदैव सृजन के लिए प्रेरित किया और विभिन्न भाषाओं में उनकी अभिव्यक्तियों ने समय समय पर पूरे समाज का मार्गदर्शन भी किया। उसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन हुआ है, जो विशेष रूप से नई पीढ़ी को उनकी जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मित्रों, मैं समझता हूं कि इस महोत्सव के तमाम लक्ष्यों में से एक लक्ष्य ये भी है कि जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत का जश्न जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, देश के लोग मनावें। सदियों से प्रख्यात कवियों, लेखकों और विद्वानों को साक्षी भाव से देखा जा सके। चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से कश्मीर घाटी के साहित्य प्रेमियों को वर्तमान समय के प्रख्यात लेखकों और विद्वानों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा और 10 अगस्त तक लोगों को कई पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, उनके मुद्दों पर चर्चा सुनने और उसमें भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। इसके अलावा राज तरंगिणी संवाद, शारदा लिपि प्रदर्शन, गोजरी अनुवाद कार्यशाला, तमिल कश्मीरी संवाद, उर्दू मुशायरा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाने का एक प्रयास किया गया है, जो नई पीढ़ी में निश्चित रूप से पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। मैं मानता हूं कि किसी भी बुक फेस्टिवल का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि बुक रीडिंग के ट्रेडिशन को पुनर्जीवित करना या कायम रखना और उसे प्रमोट करना। मैं चाहूँगा कि यह आयोजन नई पीढ़ी को हमारी अनमोल साहित्यिक विरासत से जोड़े और पूर्वजों की छोड़ी हुई वसीयत, जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, उसको सहेजने और उसे बढ़ावा देने में प्रेरणा दे सके। अभी मैं इतिहास में सिर्फ तीन साल पहले जाना चाहता हूँ। सन 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भारतवासियों को अमृत काल के 5 प्रण का संकल्प उन्होंने दिया था। उसमें 3 का जिक्र मैं नहीं करूंगा, 2 प्रण का जिक्र मैं करना चाहूंगा। गुलामी के हर अंश से मुक्ति तथा अपनी विरासत पर गर्व। मैं एक अध्ययन का जिक्र आपके बीच करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के एक बड़े प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं अंगस मेडिसिन। अंगस मेडिसिन और उनकी टीम ने प्राचीन समय से लेकर के और वर्तमान समय तक दुनिया के सभी देशों के GDP पर एक ऑथेंटिक रिसर्च पेपर तैयार किया है और उनके रिसर्च के मुताबिक प्राचीन काल में, माने 11वीं शताब्दी के आसपास, वर्ल्ड GDP में भारत का जो हिस्सा था, शेयर या कंट्रीब्यूशन जो कहिए, वो 33% हुआ करता था। वेस्टर्न यूरोप के सभी देशों का मिलाकर के शेयर 11% था और दुनिया के जो आज बड़े धनी और विकसित देश माने जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कुल मिलाकर इनका शेयर 1% से कम हुआ करता था। 1765
से लेकर 1947 के बीच जो गुलामी का हमारा कालखंड था, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से लूट करके विदेशी ले गए। यहाँ की इंडस्ट्री को तहस नहस किया, यहाँ के विजडम को तहस नहस किया। और आज जिस प्रकार पूरी दुनिया में ट्रेड टैरिफ को लेकर बहस चल रही है, उसके बीच मैं समझता हूँ कि हम भारतीयों को अपने उस गौरवशाली इतिहास पर जरूर गर्व करना चाहिए और साथ ही पूरी शिद्दत से भविष्य की ओर देखते हुए विकसित भारत के निर्माण में प्रण प्राण से जुट जाना चाहिए। कई सदियों तक हमारे देश पर आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रांताओं ने किया, यहाँ लुटेरे आते रहे, लेकिन नई पीढ़ी को हमें याद रखना होगा कि भारत सबसे प्राचीन सभ्यता है। चाहे कोई भी ताकत आवे, भारत को नुकसान नहीं पहुंचा, न पहुंचेगा। और इसीलिए कहा गया, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि भारत की सभ्यता का विकास कभी एक तरफा नहीं हुआ। भौतिक समृद्धि की तरह हमने साहित्य, साइंस, अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रगति के शीर्ष को छुआ था। और इसलिए हमें अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक, साइंस और आध्यात्मिक विरासत पर जरूर गर्व करना चाहिए। रिसर्च के द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है कि प्राचीन भारत ही विश्व की सभ्यता और संस्कृति का सबसे प्रमुख इंजन था। और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये स्टोन एज से निकलने का काम जब नहीं कर पाया था, तब भी हमारे यहाँ साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के द्वारा सामाजिक आर्थिक उन्नति की नींव रखी गई थी। विशेष रूप से पुस्तक प्रेमियों को स्मरण होगा, पिछले वर्ष एक किताब आई थी, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, विलियम डैलरिम्पल की, और उस पुस्तक का नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। इस नाम की पुस्तक आप में से कुछ मित्रों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जिनकी रुचि है वो उसे जरूर पढ़ें। और उन्होंने लिखा है, एंड आई वुड लाइक टू कोट, इंडियन लर्निंग, Indian religious insights and Indian ideas are among the crucial foundations of our world. But perhaps it is in the scientific rather than spiritual ideas that India stood out most drastically. India's intellectual influence traveled far to the West, giving us not only crucial mathematical concepts such as zero, but also the very form of the numbers we all use to this day, unquote. विलियम डैलरिम्पल उस सच्चाई को, उस फैक्ट को की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे कुछ दशक तक लोग स्वीकार नहीं करते थे, हिचकिचाते थे, जो दशकों से हमारे मस्तिष्क पर जमी हुई कॉलोनियल धूल थी, जिसे जानबूझ करके जमा दिया गया था। उस धूल की वजह से हमारी चेतना से ये बातें गायब हो गई थी। अब आत्मगौरव के भाव के साथ साथ अपनी उस विरासत के प्रति हमें गर्व भी करना है और समाज को ओनरशिप की भावना भी जागृत हो, इसका प्रयास करना है। विलियम डैलरिम्पल ने अपनी लेखनी में एक सवाल भी उठाया है कि सैकड़ों साल से वेस्टर्न राइटर्स का दावा करते रहे हैं कि ब्रिटिश राज ने भारत में सभ्यता की नींव रखी थी। उन्होंने लिखा है कि मुझे इतने सारे रिसर्च के बाद आज हैरानी होती है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे आधुनिक और सबसे परिष्कृत सभ्यता थी, वहाँ अंग्रेजों ने कौन सी नई सभ्यता को जन्म दिया होगा। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और आगे उन्होंने लिखा कि हाउ वुड यू सेट आउट टू ब्रिंग सिविलाइजेशन टू ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू रिकॉग्नाइज्ड हैज बीन सुप्रीमली सिविलाइज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और इसलिए आज ये बात मैं आपके बीच जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न सिर्फ
विश्व की नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि वह उस सम्मान और गौरव को हासिल करना चाहता है जो हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को वैदिक काल में उपलब्ध था। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम आत्म प्रशंसा में लीन हो जाएं, आत्म प्रशंसा करके कर्तव्यों की तीसरी मान लें, बल्कि हमें उस नॉलेज सिस्टम को पुनः जीवित करना होगा तथा उसे सहज रूप से मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बनाना होगा। उस नॉलेज सिस्टम को हमें समाज की चेतना में स्थापित करना होगा, उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा और इस सिस्टम के द्वारा भारत को एक बार पुनः नॉलेज इकॉनमी बनाना होगा। आज बड़ा ये टर्म यूज हो रहा है नॉलेज इकॉनमी। ये दुनिया के लिए नई टर्मिनोलॉजी है, हमारे देश के लिए नई टर्मिनोलॉजी नहीं है। मैं दो घटनाओं का जिक्र करके आगे बढ़ूंगा, एक इतिहास की घटना है और एक विज्ञान की। आप में से तमाम लोगों ने सिकंदर महान का नाम सुना होगा। सिकंदर और पोरस, इनकी दोस्ती का राज आप में से इतिहासकारों को जरूर मालूम होगा, आप में से कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा। जब सिकंदर ने तय किया आक्रमण करने का, तो अपने गुप्तचर भेजे थे सिंध नदी के किनारे। गुप्तचर आए, मगध की सेना देख करके पुरुषार्थ कांप गया था सिकंदर के जासूसों का। जाकर के उन्होंने सिकंदर को बताया कि आप कहाँ जा रहे हो युद्ध करने। हजारों की संख्या में घोड़े और हाथी पर सवार मगध की सेना के सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। लाखों की संख्या में लोग तलवार लिए खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर के पांव वापस लौट गए और वापस लौटते समय उसी जंगल में पोरस से मुलाकात हुई और जो गिफ्ट दिया पोरस ने सिकंदर को, इग्नॉट स्टील, जिसकी तलवार दुनिया में सबसे अच्छी बनती थी और वो स्टील केवल और केवल हमारे देश भारत में बनता था। ये उनकी दोस्ती का राज। दूसरी बात का मैं जिक्र करूंगा, सर आइजक न्यूटन का नाम आप में से अनेक लोगों ने, विज्ञान के विद्यार्थियों ने सुना होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो नॉमिनेटेड मेंबर हुए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण कर रहे हैं सर आइजक न्यूटन और कह रहे हैं कि दुनिया विज्ञान के पास नेविगेशन का कोई समाधान नहीं है। जिस दिन सर आइजक न्यूटन भाषण दे रहे हैं उसके वर्षों पहले हमारे सेलर्स, हमारे नाविक समुद्र में जहाज लेकर के भारत में निर्मित वस्तुओं को ले जाकर सुदूर दक्षिण अफ्रीका के आगे बेचने का काम करते थे। हम कोई लुटेरे नहीं थे कि हम सोने की चिड़िया कहे गए। हम सोना लूट करके नहीं लाए थे। हम भारत में निर्मित सबसे अच्छे सामान दुनिया में ले जाते थे और तब सोना खरीद करके ले आते थे। ये हमारा गौरव रहा है। वर्तमान समय की दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता मैं मानता हूं कि इतिहास को सुधारने की है और विशेष रूप से मैं राइटर्स लोगों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि तथ्यों और तर्कों के साथ भारत का सही इतिहास लिखा जाए, ताकि जो सच वेस्टर्न राइटर्स ने दबा दिए थे उन्हें नई पीढ़ी तक हम पहुंचा सकें। मुझे अफसोस है और ये मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी अनमोल परंपरा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाए और इसलिए अनेक विदेशी लेखकों ने, फॉरेन राइटर्स ने ये दावा किया कि साहब हमारे पास जो आया वो सब उनके यहाँ से इंपोर्ट हुआ था। बहुत सी बातें इसमें से बेबुनियाद हैं। सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ सब कुछ आयातित है। कई बार मुझे ये भी लगता है कि जानबूझकर कुछ विदेशी इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन इन्वेंशन, साइंस, साहित्य, कला, आर्किटेक्चर में उसकी उपलब्धियों का जिक्र ही नहीं किया। भारतवर्ष में जिस समय साइंस अपने शिखर पर था, उस समय विदेशों में दूर दूर तक साइंस का जिक्र भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि वेस्ट एशिया और पर्सिया में भी साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी का पहला जिक्र 8वीं शताब्दी में मिलता है और वह भी भारतवर्ष की वजह से मिलता है। अनेक रिसर्चर्स ने खालिद इब्न बर्माक का जिक्र किया है, आप में से अनेक लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ने 8वीं शताब्दी में यहीं आए थे, जम्मू कश्मीर आए थे। यहाँ से वो ज्ञान का भंडार लेकर के गए थे। उसके बाद खालिद के जो बेटे थे याहिया ने अनेक दूत उज्जैन भेजे और उन्होंने इंडियन मेडिसिन, मैथ और एस्ट्रोनॉमी वो सीख करके गए और उसे बगदाद और पर्सिया तक पहुंचाया। उज्जैन में आए याहिया के दूत
अनेक भारतीय स्कॉलर्स को अपने साथ बगदाद ले गए। संस्कृत की साइंटिफिक किताबों का अरबी में अनुवाद किया गया। ये सारे लिखित तथ्य हैं जो मौजूद हैं, जिसका साक्ष्य मौजूद है। और अनेक रिसर्चर्स ने लिखा है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप का प्रथम पुनर्जागरण, यूरोप्स फर्स्ट रिनेसां, भारत के ज्ञान विज्ञान संस्कृति कला के खजाने की देन थी। यानी यूरोप के प्रथम पुनर्जागरण से हजारों वर्ष पूर्व भारत एक साइंटिफिक नेशन के रूप में अपनी पहचान पहले ही स्थापित कर चुका था। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ज्ञान विज्ञान की जड़ें हमेशा से गहरी रही हैं, और जो भी धूल कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से रहा है उसे हटाकर नई पीढ़ी को हमें बताना होगा। हमारी विरासत विश्व में अग्रणी रही है, और समस्त मानवता को साइंस का जो उपहार और मैथ का उपहार हमने दिया है वो अतुलनीय है। मेरा आग्रह होगा कि मोनोग्राफ के द्वारा नई पीढ़ी को सरल और सहज भाषा में महान प्रतिभाओं से भी परिचय कराया जाए। युवराज जी जरा ध्यान देंगे इस पर। अध्यक्ष महोदय, आपसे भी विनती है, उन्हें कौटिल्य, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य ऐसे अनेक महान लोगों के बारे में हमारे देश के युवा पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है, जिन्होंने एक संपूर्ण ज्ञान प्रणाली, कंप्लीट नॉलेज सिस्टम तैयार किया और प्राचीन भारत साहित्य जगत को समृद्ध बनाने का काम किया। चिनार बुक फेस्टिवल, मैं समझता हूँ कि इसका एक माकूल प्लेटफार्म हो सकता है, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हम बता सकेंगे कि हमारे राष्ट्र के साहित्य जगत का दायरा ये सीमित नहीं था, ये बहुत बड़ा था। उसमें समस्त मानवता की बात कही गई थी। उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की झलक भी उसमें मिलेगी, जिसकी आज चर्चा दुनिया में हो रही है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की, यानी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा कोई नई नहीं है, हमारी प्राचीन परंपरा है। इतिहास में बहुत पीछे न जाते हुए अगर यह हम देखें कि जब 8वीं शताब्दी में कश्मीर में नीलमत पुराण लिखा जा रहा था, तब उस समय दुनिया के लिटरेरी सर्किल में क्या हो रहा था, इस पर आप निगाह ले जाइए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब शिल्प शास्त्र की रचना यहाँ हुई थी, तब समकालीन विश्व में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था, पूरा इतिहास खंगाल डालिए, टटोल लीजिए, आपको कुछ भी विशेष मिलने वाला नहीं है। 11वीं शताब्दी में जब कल्हण राज तरंगिणी लिख रहे थे और नन्नया आदि कवि तेलुगु में महाभारत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस समय विश्व के अन्य भागों के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके समकालीन कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना आपको नहीं मिलेगी। ये सच है कि हम हमेशा अतीत की उपलब्धियों की चर्चा करके आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे हमें आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें अपने उज्ज्वल वर्तमान और इससे भी उज्ज्वल भविष्य निर्मित करने के लिए कमर कस करके संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश एक साथ इकोनॉमिक रिनेसां, कल्चरल रिनेसां और साइंटिफिक रिनेसां तीनों दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज जरूरत है एक बार फिर से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भावनात्मक एकता को हम मजबूत बनाएं, और यह पवित्र कार्य राइटर्स और थिंकर्स के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। चिनार बुक फेस्टिवल में उपस्थित बहुत से साथियों ने शायद कथा सरित सागर जरूर पढ़ा होगा या उसके बारे में कुछ तो कुछ जानना होगा। जम्मू कश्मीर के प्रकांड विद्वान पंडित सोमदेव ने सन 1063 से 1081 1061 to 1081 के बीच उसकी रचना की थी। 900 साल बाद यानी 1960 के आसपास जब कथा सरित सागर का इंग्लिश ट्रांसलेशन अनेक देशों में पहुंचा तो दुनिया के लोग हैरान थे। पूरे विश्व के साहित्य जगत में हंगामा मच गया और चर्चा शुरू हुई कि काल्पनिक कहानी लेखन में इससे बेहतर दूसरी पुस्तक पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन हम स्वयं भारत में उस पुस्तक की सराहना ही नहीं कर पाए, और मुझे नहीं लगता है कि इस सभागार में बैठे हुए अनेक विद्वान हैं, शायद कम लोगों ने उसे पढ़ा होगा और न ही हम उसे प्रमोट कर सके। मैं प्रार्थना करूंगा, चाहूंगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट नीलमत पुराण, राज तरंगिणी,
कथा सरित सागर को देश की विभिन्न भाषाओं में सरलतम रूप में प्रकाशित करने का भार अपने कंधों पर ले विदेश में आयोजित हो रहे बुक फेस्टिवल्स में भी इसे हम कैसे पहुंचा सकें, इसका प्रयास हमें करने की जरूरत है। मेरा एक और निवेदन होगा, हमें भाषाई सद्भाव को और मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि भाषाई सद्भाव ही भावनात्मक एकता को मजबूत बनाती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जन जन तक पहुंचाने में मदद करती है। मेरा निवेदन होगा कि नेशनल बुक ट्रस्ट कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यिक को विभिन्न बुक फेस्टिवल में पर्याप्त स्थान दे तथा अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद कराकर लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। बंद किताबों को मैं दुनिया की खुली खिड़की के रूप में देखता हूँ, जो नए विचार, नए दृष्टिकोण और चीज़ों को अलग ढंग से देखने का हमें एक अवसर प्रदान करती हैं। चिनार बुक फेस्टिवल जैसे आयोजन हमें परिचित कराते हैं कि नॉलेज और विजडम की दुनिया असीमित है। विशेष रूप से युवाओं के लिए हर एक पुस्तक सोचने और उस सोच के हॉरिजन का विस्तार करने का एक माध्यम बनेगी। पुस्तकें रीडर्स को, पाठकों को भौगोलिक दायरे से बाहर निकालकर आपस में भी एक दूसरे के करीब लाने में मदद करती हैं और मैं उन्हें ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम या औजार मानता हूँ। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, राइटर्स, बुक लवर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और युवाओं में बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम की वजह से ये कहा जाने लगा है कि क्या आने वाले समय में पढ़ने की आदत विलुप्त हो जाएगी, सिर्फ डिजिटल किताबें रह जाएंगी। मैं निजी तौर पर ऐसा नहीं मानता। टेलीविज़न जब आया था तब भी लोगों ने कहना शुरू किया था, अब अखबार और किताबें शायद विलुप्त हो जाएंगी। किताबों की जो ताकत है, हर पन्ने में जो ज्ञान का भंडार है, मनोरंजन का सागर है, वो ये जरूर सुनिश्चित करेगा कि किताबें आगे और भी लोकप्रिय हों। लेकिन उसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। चिनार बुक फेस्टिवल को भी साहित्य जगत को और अधिक समृद्ध बनाने, युवाओं को किताबों के करीब लाने और पढ़ने की आदत विकसित करने में इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आप सब अपने अभियान में सफल हों, ऐसी मैं प्रार्थना माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ से करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत के माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बार फिर से हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।